हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग का स्वागत है हमारे आज के इस सेशन में। जैसा कि हम लोग आज पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 6 का जो हिस्ट्री का पहला चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, और इस चैनल के माध्यम से कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की एनसीईआरटी की केवल हिस्ट्री का वीडियो अपलोड किया जाएगा। वो भी ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में एक लेसन पूरा ख़त्म कर दिया जाएगा, नहीं। उसमें का जो मेन मेन टॉपिक होगा, जिसके हिसाब से एकदम टॉपिक होगा जो आपके लिए जरूरी, जो भी यूपीएससी एक्सपेरिएंस जो होते हैं उनके लिए जो एनसीईआरटी की पैटर्न जो जरूरी होते हैं वही हम लोग बताएंगे और समझाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं भी एक एस्पेरेंट ही हूँ। तो जो अध्याय 1 है उसका जो पहला चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है क्या, कब, कहाँ और कैसे। इस चैप्टर का नाम है। तो उस इस चैप्टर का ये नाम है, ठीक है। उस चैप्टर में एक हेडिंग दिया है कि अतीत के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कि अतीत के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, अतीत मतलब क्या होता है। अतीत का मतलब होता है जो बीत गया हो, एकदम जो बीत चुका हो, अतीत वही होता है। तो अतीत के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए, हम आपको समझा देते हैं, ठीक है। आप, अगर आपको नोट चाहिए तो आप, अरे हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारे इंस्टा आई बोल सकते हैं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जाकर ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बस केवल लेक्चर होगा, आप लेक्चर को समझिएगा, ठीक है। तो अतीत के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अतीत मतलब होता है बीता हुआ कल। तो आप बीते हुए कल के बारे में क्या कह सकते हैं। आप बीते हुए कल के बारे में या बहुत कुछ कह सकते हैं, या बहुत कुछ बता सकते हैं। देखिए, बीते हुए कल के बारे में हम कह सकते हैं कि पहले के लोग क्या खाते थे, ये भी बता सकते हैं। पहले के लोग क्या पीते थे, पहले के लोग कहाँ रहते थे, पहले के लोग क्या करते थे, जो पहले के लोग थे वो कैसे किसानी किया करते थे, या पहले के लोग कैसे गीत गाया करते थे, पहले के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो कैसे राजगद्दी किया करते। इन सभी बातों का हम अध्ययन कर सकते हैं। ये भी कह सकते हैं कि जो पहले के बच्चे थे, अतीत समय के बच्चे रहा करते थे, वो कौन सा खेल खेलना पसंद किया करते थे, वह कौन सा वो कौन सा मतलब वो कौन सी चीजें पसंद करते थे, कौन सा गीत गाया पसंद करते, सब चीज के बारे में हम पता लगा सकते हैं। वही होता है, में हम लोग को दिया है कि अतीत के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इसका कोई फाउंडेशन नहीं है कि अतीत के बारे में इतना, हम अतीत के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ठीक है, तो पहला यही दिया कि अतीत के बारे में क्या कह सकते हैं। तो आप इतना ही लिख सकते हैं कि अतीत के बारे में हम बहुत कुछ कह सकते हैं। अतीत के बारे में हम बहुत कुछ बता सकते हैं कि पहले के लोग कहाँ रहते थे, पहले के लोग क्या करते थे, पहले के लोग कैसे कपड़ा पहनते थे, पहले के लोग कैसे किसानी किया करते थे, पहले के लोग कौन सा गीत गाया करते थे, पहले के लोग कहाँ रहा करते, सब चीज हम बता सकते हैं। ठीक, वो ये अतीत के बारे में आप क्या कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि हम, आप लिख भी सकते हैं कि अतीत के बारे में बहुत कुछ कह सकते हैं, ठीक है। उसमें अब देखिए, जो दूसरा पॉइंट क्या है ना, वो दूसरा पॉइंट है कि लोग कहाँ रहते थे। देखिए, एक हम लोग को परिचय कराया था कि अतीत के बारे में हम क्या कर सकते, तो अतीत के बारे में जितना आप लोग को बताया वह लिख सकते हैं। फिर उसका जो इसमें दूसरा पॉइंट दिया है ना, तो वह दिया है दूसरा पॉइंट, लोग कहाँ रहा करते थे। देखिए, एक दूसरा पॉइंट दिया है कि लोग कहाँ रहा करते थे। उसी में एक और देखिए, ये तो दूसरी हेडिंग है। अतीत के बारे में आप क्या कह सकते हैं, तो पहली हेडिंग थी, और दूसरा हेडिंग है कि लोग कहाँ रहते थे। ये लोग कहाँ रहते थे, इसमें ना एक पॉइंट करके दिया है कि आपको पता लगाना है कि जो आपकी नर्मदा नदी है वो कहाँ स्थित है। अब इस मतलब ये जो दूसरा पॉइंट है ना, इसमें नर्मदा नदी का पता लगाना है। फिर आपका सालेमान पर्वत है, और किरथर का पर्वत, उसके बारे में आप लोग को पता लगाना है। तो ऐसे पॉइंट चलते चलते आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये समझिए कि लोग कहाँ रहते थे। अब इसके नीचे एक पॉइंट करके दिया है ना ऐसे कि नर्मदा नदी का मानचित्र द्वारा पता लगाइए।
नर्मदा नदी को मानचित्र द्वारा पता लगाई। तो मानचित्र वीडियो के साइड में शो रहा होगा, आप देख सकते हैं। तो नर्मदा नदी कहाँ है, आप लोग को बता देता हूँ कि नर्मदा नदी जो है ना, वो मध्य प्रदेश, ठीक, पहले जान लीजिए। ये पॉइंट करके दिया है तो इसको आप समझना चाहिए कि जो नर्मदा नदी है ना, वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच यह नदी बहती है। मैंने क्या कहा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच यह नदी बहती है। इस नदी को, नर्मदा नदी को ही मध्य प्रदेश का और गुजरात का जल व्यापी कहा गया, क्योंकि इसी के माध्यम से वहाँ का सारा व्यापार या सारा काम इस नदी के माध्यम से चलता है, नर्मदा नदी के माध्यम से चलता है। इसीलिए इस जल को वहाँ का जीवनदायी भी बोला गया है, ठीक है। और देखो, यह नदी जो है ना, एकदम मध्य प्रदेश के अनूपपुर, एक मध्य प्रदेश में अनूपपुर जिला है, उस अनूपपुर जिला में अमरकंटक एक पठार है या पठार है, वह जगह है अमरकंटक, वहीं पे नर्मदा नदी स्थित है। तो आप जान लिए कि नर्मदा नदी कहाँ पे है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जो एक जिला है, जिला का नाम है, हमने अभी बताया, हाँ, उस जिला का नाम है, लिख देता हूँ, आप लोग को नोट कर देता हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ, अनूपगढ़ एक जिला है और अनूपगढ़ जिले के अंदर एक है अमरकंटक पठार, वहीं पे नर्मदा नदी, वहीं से निकलती है नर्मदा नदी, वहीं पे स्थित भी है, ठीक है। तो एक और बात जान लीजिए कि लोग कहाँ रहते थे। तो जहाँ पे नर्मदा नदी है ना, वहीं के बारे में कहा गया है। तो देखो, जहाँ पे नर्मदा नदी थी ना, वहाँ पे बहुत सारे 8,000 साल पहले लोग, वहाँ पे जो सबसे पहले 8,000 पहले साल, मतलब जो 8,000 पहले साल से वहाँ जो लोग रहते थे ना, वहाँ के जो आसपास के जंगल थे और जगह थे, वहाँ से पूरी तरह से वो परिचित थे एकदम। बहुत दूर दूर बहुत बड़े बड़े जंगल वहाँ पे थे, उसमें सारे तरफ का वो रास्ता जाना करते थे। तो वहाँ पे वो लोग रहते थे और अपना भोजन के लिए जो वन होते हैं, वनों से फल लिया करते थे, उसको खाते थे, और जंगल में जो जानवर होते उसका शिकार करके वो खाया करते थे। वो अपना वैसे ही जीवन व्यापन किया करते थे, नर्मदा नदी के पास के जो लोग रहा करते थे, ठीक है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझ लिया होगा कि अतीत के बारे में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो मैंने जो बतलाया वो लिख सकते हैं। फिर लोग कहाँ रहते थे और उसमें पॉइंट करके दिया था, नर्मदा नदी का मानचित्र में द्वारा पता लगे। तो मानचित्र में आप देखिएगा, मानचित्र में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच नर्मदा नदी का निगमन होता, मतलब जाती है, ठीक है। हम्म। और नर्मदा नदी अनूपगढ़, मध्य प्रदेश में अनूपगढ़ है, और उसमें ये गांव कह सकते हैं, गांवी है या पठार है, वो उसका नाम है अमरकंटक, वहीं पे यह निकलती है नर्मदा नदी, ठीक है। हम लोग का तीसरा पॉइंट जो है कि अब, हाँ, अब आप लोग देखिए, अब इसमें एक पॉइंट दूसरा करके दिए, इसी में यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट करके दिया है। अब नर्मदा नदी का हो गया। अब यहाँ पे एक और पॉइंट करके दिया है कि, एक और पॉइंट करके दिया है, उत्तर और पश्चिम, उत्तर और पश्चिम, और क्वेश्चन क्या है, हाँ, उत्तर और पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियां तथा सुलेमान पहाड़ियां और तथा किरथर की पहाड़ियां के बारे में मानचित्र में बताइए। देखिए, अब एक पॉइंट दूसरा करके दिया है
कि उत्तर और पश्चिम की जो उत्तर पश्चिम आपके मतलब आप जहां भी होंगे वहां से आप अपनी तरफ देखिएगा, जिधर उत्तर है और जिधर पश्चिम उसके बीचों बीच, यानी बीचों बीच नहीं कर सकते, उत्तर जिधर होगा आपके तरफ से, मेरे तरफ मान लीजिए इधर उत्तर है और इधर पश्चिम है, तो इधर उत्तर इधर पश्चिम, तो इसके बीच वाला जो रास्ता होता है, मतलब जो बीच वाली दिशा होती है, तो उत्तर और पश्चिम की ओर सुलेमान पर्वत और एक किरथर पर्वत है, उसके बारे में पता लगाइए। तो देखिए सुलेमान जो पर्वत है ना, वो आपके देश है ईरान। ईरान के तरफ पूर्वी तरफ, ईरान देश के पूर्वी तरफ यह पर्वत स्थित है। जो आपका सुलेमान पर्वत है वो आपकी ईरान देश के पूरी तरफ ये देश, अरे ये जो पर्वत है वो स्थित है। और जो आपका ये किरथर का पर्वत है ना, यह आपका पर्वत बोलते हैं, इस नाम का बहुत लंबा है, इसका नाम इसको बोलते हैं हम लोग, हाँ, जो आपका ये किरथर का पर्वत है ना, एक आपका देश है, उस देश का नाम है, बहुत अजीब नाम है, थोड़ा बता देता हूँ। हाँ, नाम है ना उसका बलूचिस्तान, ये अजीब नाम है, ये देश है बलूचिस्तान, यहीं पर यह आपका किरथर का पर्वत स्थित है। अब देखिए ये जगह मतलब नोट कर लीजिएगा, बलूचिस्तान, अजीब नाम है, बहुत गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है, बलूचिस्तान, यहीं पर आपका किरथर का पर्वत स्थित है। और जो यहाँ पर सुलेमान पर्वत है ना, यह आपके ईरान के पूर्वी तरफ में स्थित है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, ये नोट, ठीक। अब देखिए इसके बारे में एक और पॉइंट जानिए, ये जहाँ पर आपका उत्तर और पश्चिम की सुलेमान पहाड़ियां है ना और किरथर की पहाड़ियां है ना, ये तो मानचित्र में पता लगाने का। फिर एक और अब उसमें एक दिया है बात, जैसे आप लोगों ने पता लगा लेंगे मानचित्र में। अब देखिए इसके बारे में और कुछ बताया है, तो देखो ये जहाँ पर सुलेमान का पर्वत है और किरथर का पर्वत है ना, वहीं पर ना कुछ सालों पुराने पहले, मतलब बहुत 8 साल पुराने पहले, 8,000 साल पुराने समय में ना, वहाँ पे दो लोग रहते थे, एक पुरुष और एक महिला, पुरुष और महिला वहाँ पे रहा करते थे। और उन्होंने सबसे पहले वही दोनों सबसे पहले वहाँ पर ना गेहूं और जौ का उत्पादन किया सबसे पहले। अगर क्वेश्चन कोई पूछेगा ना कि सबसे पहले गेहूं और जौ का उत्पादन कहाँ हुआ, तो बता दीजिएगा ना कि आपका जो सुलेमान पर्वत है और किरथर की पहाड़ी, उसके बीच में जो रास्ता होता है, बीच का जो दिशा होता है, उसी तरफ अरे गेहूं और जौ का सबसे पहले उत्पादन हुआ था। और वही लोग सबसे पहले गाय बकरी और भेड़ जैसे जानवरों को पालना भी स्टार्ट किए। वही कौन, जो उधर के जो लोग रहते थे, सुलेमान जिधर पर्वत है ना और किरथर जिधर पर्वत है, वहीं पर वही लोग सबसे पहले जानवरों को पालना स्टार्ट किए। वो उन्हीं की वजह से आज भी जानवरों को पाला जा रहा है, ठीक है। हाँ, तो एक पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है, और कहीं भी पूछ देता है कि गेहूं और जौ का सबसे पहले उत्पादन कहाँ पे हुआ था, तो आप बता सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, उस देश का भी नाम लिख सकते हैं जहाँ पे यह सुलेमान पर्वत है, उस देश का भी आप लिख सकते हैं। ऐसे लिखेंगे तो आपको डाउट में रहेंगे, देखिए ऐसे लिखेंगे ना हम कि अरे हाँ, ईरान की पूर्वी तरफ और जो है आपका ये है, मैंने बताया था बलूचिस्तान के बीच में जो क्षेत्र है, एक छोटा सा ही क्षेत्र, ज्यादा बढ़िया नहीं, उसी क्षेत्र में बहुत 8,000 पूर्व पहले एक पुरुष और एक महिला रहा करते थे। उन्होंने ही सबसे पहले जौ का और गेहूं का उत्पादन किया, और आज तक गेहूं उत्पादन हो रहा है। और उन्होंने ही जानवरों को पालना भी स्टार्ट किया। और तो लोग थे ना, वो जानवरों को मार के खा जाया करते थे, लेकिन वो दोनों ने जानवरों को पालना स्टार्ट किया, और तब से अभी तक जानवरों को पाला जाता है, ठीक है। तो आपने एक पॉइंट नोट कर लिया। अब देखिए लोग कहाँ रहते, उसी में पॉइंट कर दिया है। आप तो मानचित्र में सुलेमान पर्वत का और किरथर पहाड़िया का पता लगा ही सकते हैं। तो वीडियो के नीचे देखिए मैप शो रहा है, उसमें आप जूम करके देख सकते हैं अगर समझ आए तो, वरना आप मानचित्र कीजिएगा, उस मानचित्र में ना देख लीजिएगा,
पहले वाले में तो आप नर्मदा नदी का पता लगा ही सकते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और गुजरात के बीचों बीच आप देखेंगे तो नर्मदा नदी खुद आपको दिख जाएगी, वहां से आप पता लगा सकते हैं। और ये सुलेमान पर्वत है, सुलेमान को आप ईरान के तरफ, ईरान एक देश है ना, उसके तरफ आप देखिएगा, ऊपर ईरान की पूरी तरफ देखेंगे तो वहां पे सुलेमान पर्वत दिखेगा, और उसी के नीचे एक किरथर की पहाड़ियां भी हैं। ठीक है, ठीक है। और एक और बात याद कर लीजिए, इंटरेस्टिंग है, रुकिए बता रहा हूँ। अब अगला पॉइंट नोट करिए। अब इसमें एक पॉइंट हो गया, अब यहीं पर एक और पॉइंट करके दिया है। देखिए उस पॉइंट का क्या नाम है, थोड़ा देखने, बुक तो नहीं, बुक में देखना पड़ा है। हाँ देखिए, एक और पॉइंट का है, उत्तर और पूर्व, यानी मेरे तरफ उत्तर इधर है और पूर्व इधर है, तो इसके बीचों बीच जो दिशा है उत्तर पूर्व में एक गारो, गारो और विंध्या, विंध्य क्या दिया है, विंध्य पहाड़ी, हाँ गारो पहाड़ी है, और विंध्य पहाड़ियों का आप मैप में पता लगाइए। किसका, देखिए यहाँ पे दिया है, लिख देते हैं। पॉइंट है, उत्तर और पूर्व में गारो पहाड़ियां तथा विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। अरे लगाइए मानचित्र में। तो देखो ये जो है ना, उत्तर और पूर्व में गारो पहाड़ियां तथा विंध्य पहाड़ियों का पता लगाइए। तो देखो जो आपका यह उत्तर पूर्व है ना, ये गारो पहाड़ियां है ना, यह आपका एक हमारा राज्य है जिसका नाम है मध्य प्रदेश। वही मध्य प्रदेश में ही आपके, जब हमने बताया था ना नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में ही आपका ये गारो की पहाड़ियां हैं, मध्य प्रदेश में आपके गारो की पहाड़ियां हैं। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि मेरे गारो की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो आप लिख सकते हैं मध्य प्रदेश में गारो की पहाड़ियां स्थित है। और जो ये विंध्य पहाड़ियां दिया है, विंध्य पहाड़ियां दिया है, यह आपका कहते हैं मेघालय में, मेघालय में एक छोटा सा, मेघालय में एक छोटा सा जगह, उस जगह का नाम है, आपका बता देता हूँ। हाँ मेघालय दिया है, मेघालय में एक छोटा सा, मेघालय में ही यह स्थित है, मेघालय, मेघालय में ही स्थित है। ठीक है, बस न लिख देते, मेघालय में स्थित है। और देखिए अब इसमें एक छोटा सा हेडिंग दिया है, मतलब हेडिंग ने दिया है एक, उसी में जहाँ पर विंध्य पहाड़ियां है, विंध्य पहाड़ी और गारो जो पहाड़ियां ना, वहाँ के लोग के बारे में कुछ कहा गया है। तो देखो यहाँ उत्तर, यानी अरे उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा है, वहीं पे ये गारो और विंध्य पहाड़ियां स्थित हैं। तो यहाँ के लोग के बारे में कहते हैं, यहाँ के हजारों साल पहले लोग यहीं उस जहाँ पे पहाड़ियां स्थित है, वहीं के लोग सबसे पहले ना खेती करना शुरू किए थे। क्या, खेती करना, उन्होंने सबसे पहले खेती करना शुरू किया। तो उन्होंने खेती करना सबसे पहले वहीं से शुरू किया। ठीक है, उन्होंने पहले कुछ जंगल उंगल से कोई पेड़ पौधे थे, उनमें से बीज उसको कुछ मतलब इकट्ठा किए और फिर वो फेंक दिए। फिर उन लोगों को पता नहीं कि जामेगा, वो तो जानने का तरीका वरीका नहीं जानते थे, उन्होंने फेंक दिया। और कुछ दिनों बाद मौसम के अनुसार वहां पे पानी आने लगा और वो ना पौधा निकलने लगा। तो उन्होंने देखा कि क्या, सोचा कि क्या है, फिर जब इनको छोड़ दिया उसी तरह, फिर बड़े होने लगे, तो फिर देखा कि उसी जो फल निकाल कर उन्होंने खाया था, उसी का फिर से वहीं पे एक छोटा सा और पौधा निकल रहा है। इसके हिसाब से जब जितना कुछ खाते पीते थे ना फल वल में, सब लाकर छीट दिया करते और वहां से निकलना स्टार्ट होने लगा। तो फिर वहीं से सबसे पहले उन्होंने खेती करना स्टार्ट किया। तो जो आपका उत्तर और पूर्व का जो बीच वाला भाग होता है ना, उधर ही जहाँ पे पर्वत है, गारो पर्वत और विंध्य पहाड़ियां जहाँ पे है ना, पर्वत नहीं कर सकते हैं, पहाड़ियां हैं, वहीं पर सबसे पहले खेती करना स्टार्ट हुआ।
ठीक। तो मतलब इसमें हमने आज आप लोगों को क्या समझा दिया, 3 पॉइंट हमने समझाया कि अतीत के बारे में आप क्या कर सकते हैं। ये तो एक मतलब जानकारी थी, अतीत के बारे में हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं। फिर एक दिया था लोग कहाँ रहते थे। इस लोग कहाँ रहते एनसीईआरटी की किताब में है, लोग कहाँ रहते थे हमने बता दिया। ये भी कि जो नर्मदा नदी थी वहां के बता दिया। अब उसी में पॉइंट करके दिया था सबसे पहला कि नर्मदा नदी का पता लगाइए मानचित्र में। फिर कहा था सुलेमान पर्वत और किरथर का पर्वत का पता लगाइए। फिर वहां जहाँ पर वो पर्वत है वहां के लोग के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मैंने। फिर उत्तर और पूर्व में जो आपका अरे गारो की पहाड़ियां हैं और विंध्य की पहाड़ियां हैं उनके बारे में पूछा मानचित्र में। तो आप मानचित्र में लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अरे मध्य प्रदेश और मेघालय के में देख सकते हैं, वहां पे आप लोग को ये मिल जाएंगे। ठीक है। फिर वहां के जहाँ पर ये पर्वत स्थित है उन वहां के लोगों के बारे में हमने आप लोग को इंट्रोडक्शन दिलाया। ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अगले पॉइंट से मतलब अगले आप हेडिंग नहीं कर सकते हैं। ये मैंने एक और दो हेडिंग मतलब हाँ एक और दो हेडिंग बता दिया। और अब अगले वाली वीडियो में तीसरा हेडिंग रहेगी, तो आप देखिएगा। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कुछ समझ भी नहीं आया होगा ना तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम आप लोग के लिए और बेहतरीन से बेहतरीन तरह से वीडियो बनाने का अपलोड करेंगे। ठीक है। क्योंकि देखो हम भी एस्पायरेंस हम भी तैयारी करते हैं, तो अभी ऐसे समझाने पर हमको कुछ दिमाग में याद भी हो जा रहा है। वैसे तो आप लोग को भी याद ही करना है जो अभी यूपीएससी एस्पायरेंट होंगे। क्योंकि जानिएगा कि यूपीएससी एग्जाम दुनिया का सबसे हाईएस्ट एग्जाम होता है और सबसे मेन एग्जाम होता है। अगर यूपीएससी का अगर एग्जाम अगर आप क्लियर कर सकते हैं ना, अगर इसको आप उस एग्जाम को क्लियर करके क्वालिफाई भी हो गया, आप उनको मतलब आपको जगह भी मिल गया, आप वहाँ पे बन गए, फिर आप जिस बोलते हैं ना कि उस नौकरी को आपने छोड़ दिया और फिर से आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो पूरा 100% कहते हैं कि आप सब एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर लिया ना, अगर यूपीएससी का एग्जाम आप दे दिए ना तो हर जगह का कोई भी आप एग्जाम दे सकते हैं, तो पूरा कन्फर्म है। तो यूपीएससी का सबसे बड़ा एग्जाम होता है और उसमें देखिए सबसे जरूरी होता है कि आपको एनसीईआरटी समझना है। और देखिए यूपीएससी का अगर आपको आगे चल के यूपीएससी की तैयारी करना है ना, तो आप अगर सोचते हैं कि मैथ से बायो से केमिस्ट्री से ऑनर हासिल करके आप एग्जाम दे सकते, ठीक है। लेकिन इसका करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 12 में पढ़े ना तो आप 11 में जब जाते तभी से डिसाइड कर लीजिए कि आर्ट स्ट्रीम से जाना है कि आपको मैथ स्ट्रीम से जाना है कि बायो स्ट्रीम से जाना है। इसमें से यानी बस आपको किसमें से जाना है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए यूपीएससी का एग्जाम तैयारी करने का एक ही फायदा, अगर 11 से करते हैं तो 8 से पढ़ेंगे। ठीक है। 8 से पढ़ेंगे तो आप 11 का भी हिस्ट्री में हिस्ट्री पॉलिटी आप जो लेना चाहेंगे सब्जेक्ट, हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के बाकी 3 और जितना आपको ऊपर है वो चॉइस कर सकते हैं। और जो आपने चॉइस किया 11 में अगर आप ग्रेजुएशन करें उसी को भी ले सकते हैं, या जो आपको हाँ उसका भी जो उसमें से 3 होते हैं 11 में उसको आप किसी भी में से कोई भी आप ले सकते हैं। तो आपका एक एग्जाम तो क्लियर हो ही जाएगा। चाहे हिस्ट्री को ले लीजिए चाहे कुछ का ले तो आपके लिए और आसानी हो जाएगी क्योंकि आप पीछे का जान चुके हैं। तो एक और बात है कि अगर कंपटीशन एग्जाम देना तो 6 से लेकर 12 तक का आपको पूरा एनसीईआरटी तो कंप्लीट करना ही पड़ेगा, चाहे वो जियोग्राफी हो चाहे पॉलिटी हो और चाहे आपका वो हिस्ट्री हो या आपका हाँ हिस्ट्री हो चाहे इकोनॉमी हो, हर आपको समझना पड़ेगा यूपीएससी एग्जाम के लिए। यूपीएससी एग्जाम भी नहीं और से एग्जाम होते हैं, बहुत एग्जाम होते हैं, लेकिन यूपीएससी एग्जाम बहुत खास एग्जाम है यार। जब यूपीएससी का नाम सुनते हैं ना तो कुछ अलग ही अंदाज होता है। आप सभी लोग को पता है, इतने ही लोग ऐसे दीवाने नहीं होते हैं हर एग्जाम के। बहुत मेहनत चलती है यूपीएससी एग्जाम के लिए। और एक बात ना आप लोग को एक मोटिवेट बताऊं, देखो एक बात याद रखना। हाँ कहते हैं ना, देखो बहुत लोग कहते हैं ना, कैसे कहते हैं कि यार इतना मेहनत करता हूँ मेरा सिलेक्शन हो ही नहीं रहा है, अब क्या करूँ। तो एक बात याद रखो मेरे भाई, एक बात याद रखना। देखिए बारिश की जब बूंदे आती है ना, जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं तो अब धीरे धीरे पड़ती हैं तो आप लोग को पता चलता है कि लगता है मतलब बूंदे पड़ेंगी नहीं। तो एक मैं बात बता देना चाहता हूँ। देखो जब बारिश की बूंदे पड़ती हैं कि जब बारिश की बूंदे पड़ती है तब उसका अंदाजा नहीं पता चलता है, लेकिन कुछ समय बाद उसका हम लोग को अंदाजा पता चल जाता है जब वो घनघोर पड़ने लगता है। उसी तरह हम लोग हैं या आप लोग हैं,
अगर आप धीरे धीरे मेहनत करेंगे ना तो आप लोग को पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप एकदम अपने आ जाएंगे अपने औकात में तो आप लोग को खुद लोग जान जाएंगे हाँ कि कितने औकात में था। तो ऐसे एक मोटिवेट है कि जब बरखा की बूंदें धीरे धीरे पड़ती हैं तो कुछ नहीं पता चलता है, और जब वो पूरा 1-2 घंटे तक वो पड़ने लगता है तब पता चलता है कि हाँ बारिश हुई है। उसी प्रकार आप मेहनत करते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा, लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि आप क्या कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप मेहनत करते रहिए, जिस तरह बारिश की बूंदें धीरे धीरे पड़ते पड़ते बहुत अपना बारिश का पूरा दरिया बहा देती है, उसी तरह आप भी एकदम मेहनत करते करते रहिए, आप सफलता का दरिया बहा देंगे। तो बस लगे रहिएगा, हम भी लगे रहेंगे आप लोग के संग। अगर जो भी डाउट होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल आप हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, और या आप हमारे यूट्यूब कर रहे हैं, यूट्यूब को तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि बहुत सब्सक्राइब कम है, आप लोग के भरोसे हैं, आप लोग करते रहिएगा। और आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। अगर इसका नोट चाहिए अच्छे से पूरा हैंड राइटिंग नोट तो आपको मिल जाएगा। तो टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।